हाय एवरीवन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रहे थे हम लोग और एटॉमिक रेडियस के बारे में। लास्ट लेक्चर में एटॉमिक रेडियस का जो वेरिएशन था पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड्स या डाउन द ग्रुप, उसके बारे में हम लोग कंसिडर किया था और उसमें जो ऑब्जर्वेशंस आए थे सामने कि पीरियोडिक टेबल में किसी पर्टिकुलर पीरियड में यदि आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो तो फिर उसका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता था, मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का एट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा होता था। लेकिन वही यदि आप डाउन दी ग्रुप आते हो टॉप टू बॉटम तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगभग सेम ही होता था, लेकिन नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा था। तो वह नंबर ऑफ सेल बढ़ने के चलते डाउन दी ग्रुप जाने से इंक्रीज कर रहा था उसका एटॉमिक रेडियस या फिर यूँ बोले एटॉमिक साइज। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है ना इससे ऐसा ही आएगा, ऐसा ही मतलब कि देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, और कोई कोई एलिमेंट दे देंगे जैसे एफ में Cl, Br, F, I, फिर बी नंबर में दे देगा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर हैं, क्लोरीन, ऐसे करके, और बोलेगा कि इन दोनों को जो है एटॉमिक साइज के बढ़ते क्रम में अरेंज करो, इंक्रीज करो। तो कैसे अरेंजमेंट होगा? तो सबसे पहले इन एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है ये जानना होगा। यदि उसके बारे में जानकारी नहीं है तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को आप कभी भी अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। और ये कैसे पता करोगे? तो एटॉमिक नंबर के आधार पर। अब एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर के आधार पर चलोगे तो जैसे ए में देखो, क्लोरीन का होता है 17, 35, 9 और इसका 53। तो जो इतना ज़्यादा डिफरेंस देख रहे हो एटॉमिक नंबर का 8 या 18 या 32 का, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है मतलब कि वे सारे एलिमेंट्स एक ग्रुप के हैं। और ग्रुप वाइज तो एलिमेंट को याद करने का तरीका हम बताए ही हैं। तो यदि ग्रुप वाइज याद है तो डायरेक्ट पकड़ लोगे कि ये सब एलिमेंट कौन सा ग्रुप का है, वैसे करके। और यदि कौन सा ग्रुप का है ये आप पकड़ लिए तो उस ग्रुप में कैसे अरेंज है ये भी जान जाओगे। तो जो तरीका बताए थे याद करो, ग्रुप 17 एलिमेंट को याद करने का, फ्रूटिकल बरियात में, ऐसे था ना, फ्रूटिकल बरियात में, ऐसा था। इसका मतलब कि इस ग्रुप में फ्लोरीन सबसे टॉप पे होगा, उसके नीचे क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर आयोडीन, नीचे एस्टेटाइन। तो यहाँ एस्टेटाइन तो नहीं है तो इसको छोड़ दो, इतना को देखो क्या। अब ये सभी एक ही ग्रुप के हैं, तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि डाउन दी ग्रुप जाने से साइज बढ़ता है, इंक्रीज करता है। इसका मतलब फ्लोरीन सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा क्लोरीन, उससे बड़ा ब्रोमीन और सबसे बड़ा कौन होगा? आयोडीन। तो साइज का वेरिएशन ऐसा हो जाएगा, फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, से बड़ा ब्रोमीन और उससे बड़ा आयोडीन, नंबर 1। तो इसका आंसर ही हो गया ए नंबर का। वैसे ही बी में एटॉमिक नंबर लिख के देखो, एल्यूमिनियम का 13, 14, 15, 16 और 17, ये सब एक का अंतर है। देख रहे हो एटॉमिक नंबर में एक का अंतर है, मतलब ये सभी पीरियड्स के हैं। जब अंतर बहुत ज़्यादा रहे 8 या 18 का तो ग्रुप के हैं, और यदि एटॉमिक नंबर में एक का डिफरेंस रहे तो समझ जाओगे वे पीरियड्स के हैं। अब पीरियड्स में है तो पीरियड में एलिमेंट तो एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज है, मतलब 13 वाला सबसे पहले, फिर 14, 15, 16, मैंने ऐसा ही एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। पीरियोडिक टेबल में ऐसा ही है, सब थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। अब पीरियड वाइज हम लोग क्या पढ़े कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता है, लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो जो सबसे राइट में है उसका साइज सबसे छोटा। अब चूंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा क्लोरीन, इससे बड़ा सल्फर, इससे बड़ा फास्फोरस, इससे बड़ा सिलिकॉन और इससे भी बड़ा एल्यूमिनियम। तो यह हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, उसको याद रखोगे ट्रेंड को, और उसके बाद कैसे अटैम्प्ट करोगे इसको, ऐसे क्वेश्चन को कैसे शुरू करोगे आप, तो पोजीशन के आधार पे कि पीरियोडिक टेबल में वे कहाँ हैं। इसलिए हम बताए कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उसे याद रखना बेहद ज़रूरी है, जिसके कई ट्रिक्स हमने बताए।
और यदि उस ट्रिक के आधार पर एलिमेंट को नहीं याद पा रख रहे हो तो फिर ऐसे करके कई क्वेश्चंस होंगे जो छूट जाएंगे और इन क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे। सिंपल सा बात है। अब इसके बाद आता है इसमें आयोनिक रेडियस। नेक्स्ट आयोनिक रेडियस। तो जैसे एटम के लिए एटॉमिक रेडियस था, आयन के लिए आयनिक रेडियस। अब एटम और आयन तो सेम चीज़ नहीं है। आयन हम लोग जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन से बनता है। कोई एटम यदि इलेक्ट्रॉन लॉस करे, लूज कर दे अपना इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन कर ले, तब जो स्पीशीज बनता है वे आयन्स कहलाते हैं। तो आयनिक रेडियस को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द पॉइंट अप टू विच इट attracts the electron cloud, कि किसी भी आयन में उसके न्यूक्लियस और वहाँ तक का डिस्टेंस जहाँ तक उसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर पा रहा हो। क्या हम बोले, जैसे इसके पहले जो एटॉमिक रेडियस का डिफिनेशन हमने पढ़ा था, सिंपल सा कि एटम में न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ वही चीज़ है लेकिन अलग तरीके से बोला जा रहा है कि किसी भी आयन में उसके न्यूक्लियस और वह न्यूक्लियस मैक्सिमम जहाँ तक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पा रहा है उसके बीच का डिस्टेंस, वहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, आयनिक रेडियस। अब यह जो बात हम लिखे हैं कि जहाँ तक यह इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर पाता हो। अब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है एक आयन में, वह बहुत दूर तक एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड्स टू ए लार्ज एक्सटेंट। एक्सपैंड मैंने फैला हुआ, कि चूँकि एक आयन है वह न्यूट्रल नहीं है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वह एक जगह सीमित नहीं होगा बल्कि वह एक्सपैंडेड होगा, फैला हुआ होगा। इसीलिए हम लोग इस आयनिक रेडियस को डिटरमाइन करने के लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें ऐसे हम लोग पता करते हैं कि दो अलग अलग आयन है ऐसे करके, तो दोनों आयन के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया जाता है। दो आयन जैसे मान लो कि सोडियम आयन है और क्लोराइड है, ये इतना बड़ा और ये इतना बड़ा, तो डायरेक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस निकाला जाता है एक्सरे डिफ्रैक्शन से, और बता दिया जाता है कि यह डिस्टेंस दोनों आयन के रेडियस के सम के बराबर होगा। माने ये दोनों आयन के रेडियस को मिलाएंगे तो वही जो है ये दोनों के बीच के डिस्टेंस होगा। तो चूँकि एक आयन के लिए उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला होता है काफ़ी दूर तक, इसीलिए एग्जैक्ट निकाल पाना संभव नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस आयन में जो उसका बगल वाला आयन है, काउंटर आयन, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को निकाला जाता है एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से, और बोल दिया जाता है कि यह डिस्टेंस दोनों के रेडियस के सम के बराबर है। ऐसे यहाँ से यहाँ इसका रेडियस, फिर यहाँ से यहाँ इसका रेडियस, और तब इसके वैल्यू को जाना जाता है और समझा जाता है। अब चूँकि आयनिक रेडियस मतलब आयन का रेडियस, और आयन हम लोग पढ़े हैं दो तरह का। आयन हम लोग पढ़े हैं कितने तरह का, दो तरह का। तो आयनिक रेडियस भी दो तरीके से हो सकता है, कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस। कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस। आयनिक रेडियस, कैटायनिक, एनायनिक, ऐसा। अब इसमें से यदि देखोगे कैटायनिक और एनायनिक रेडियस में, तो कैटायन क्या होता था, कैसे बनता था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि इसे हम समझना चाहें, पीछे हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कैलकुलेट करा था ऐसे आयन के लिए।
जैसे मान लो लेते हो सोडियम और सोडियम प्लस। अच्छा, अब दोनों का नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब जेड, यहाँ से लिखा जाए सोडियम, सोडियम पर एक प्लस केटायन हो गया यहाँ इसका जेड न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ एस शेल्डिंग कांस्टेंट, फिर यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फिर नंबर ऑफ सेल और लास्ट में इसका रेडियस। तब समझ में आएगा। सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन है, न्यूक्लियर चार्ज 11, सोडियम प्लस में भी 11 होगा क्योंकि यह प्लस तो इलेक्ट्रॉन के वजह से आया है, इलेक्ट्रॉन निकल गया इसलिए, प्रोटॉन में कोई चेंजिंग नहीं। तो प्रोटॉन जितना सोडियम में होगा उतना ही प्रोटॉन सोडियम प्लस में, दोनों में प्रोटॉन का संख्या क्या होगा, बराबर इक्वल। शेल्डिंग कांस्टेंट सोडियम के लिए निकाला गया था, वह आया था 8.80। कैसे निकाले थे हम लोग पढ़ चुके हैं स्लेटर रूम में। अब सोडियम प्लस के लिए निकालने के बाद आता है 4.15। तो जब इफेक्टिव चार्ज निकालोगे दोनों को माइनस करके तो ये हो जाएगा 2.20 और ये हो जाता है 6.85। तो देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Na प्लस का कितना ज़्यादा हो गया Na से। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो 11 है इसका इलेक्ट्रॉन, तो 2, 8 और 1, और इसका इलेक्ट्रॉन तो 10 ही बचा, क्या कि शुरू में 11 था लेकिन एक लूज कर दिया, तभी तो एक प्लस आया, तो 10 बचा, मतलब कि 2 और 8 हो जाएगा। अब यहाँ 1, 2, 3 सेल, यहाँ 1, 2 सेल, अब सेल भी कम हो जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, तो रेडियस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो सोडियम का रेडियस होता है 1.86 एंगस्ट्रॉम और Na प्लस का होता है 1.02 एंगस्ट्रॉम। ऐसा मतलब ऐसे, अब इसको समझ लो दूसरे तरीके से कि सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, 2, 8 और 1 न्यूक्लियस हुआ, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और तीसरा सेल में 1। लेकिन वही यदि सोडियम पे एक प्लस आ गया, इसका मतलब यह एक इलेक्ट्रॉन निकल गया हुआ, 10 ही बचा, तो 10 ही बचा तो 2 और 8, तो ये ऐसे पहला सेल दूसरा सेल 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो नहीं देख रहे हो, डायरेक्ट सेल कम हो गया। या देखो सेल कम हो जा रहा तो साइज ऑटोमेटिकली छोटा दिख रहा है। तो पहला वजह कि सेल कम हुआ और दूसरा वजह कि अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन चार्ज निकलेगा इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए वो भी काफ़ी बढ़ गया है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखो लगभग 3 गुना हो गया है। मतलब यह न्यूक्लियस अब इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पहले के तुलना में 3 गुना अट्रैक्ट करेगा। यहाँ वाला न्यूक्लियस इसको वीकली अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जब ऐसा हो गया तो अब इस इलेक्ट्रॉन को यह न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों बात हो रहा है, दोनों एक दूसरे को रिइंफोर्स कर रहा है, मतलब एक दूसरे को मजबूती दे रहा है। एक सेल कम हुआ और दूसरा सेल कम होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तो सेल कम होने से तो डायरेक्ट दिख रहा है कि साइज घट रहा है, अब उसमें भी फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो ये भी और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इस हिसाब से साइज डेफिनेटली घट जाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यह कैटायन हैज या फिर ये कैटायन ऑलवेज हैज अ स्मॉलर रेडियस देन इट्स पेरेंट एटम कि कैटायन का रेडियस हमेशा छोटा होता है उसके एटम के तुलना में। पेरेंट एटम मतलब कि जिससे बना वही एटम, जैसे सोडियम एंड सोडियम से बनाया थी, सोडियम कहलाएगा पेरेंट एटम। तो Na प्लस का साइज छोटा होगा Na से ना, दूसरे से कैसे कंपैरिजन करोगे। तो एक कैटायन का साइज हमेशा उसके एटम से क्या होता है, छोटा। और वजह यही दोनों देंगे कि एक कैटायन में नंबर ऑफ सेल्स कम होते हैं और दूसरा कि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। इस वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है और उसका साइज़ क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है।
अब जितना ज़्यादा प्लस चार्ज रहेगा साइज उतना ज़्यादा घटेगा, सिंपल सी बात है। जैसे मान लो कंपेयर किया जाए Al प्लस, Al2 प्लस और Al ट्रिपल प्लस, ऐसे करके ये 4 आयंस दिए हुए हैं और इन चारों में हम कंपैरिजन करें तो इन चारों में कैसे कंपैरिजन हो सकता है, साइज के आधार पे। तो सिंपल सी बात है कि प्लस चार्ज आने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो जितना ज़्यादा प्लस रहेगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, साइज। तो यहाँ से देखो ऐसे लिखेंगे कि जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ऐसे। और उसके बाद एटॉमिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। तो अब एटॉमिक साइज को पॉजिटिव चार्ज से कंपेयर करो तो क्या हो जाएगा कि एटॉमिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ के अनुसार कि जितना ज़्यादा प्लस चार्ज है उतना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, और फिर यहाँ के अनुसार जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उतना छोटा साइज होगा। तो डायरेक्ट यही दोनों को कोरिलेट कर दो कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज। तो इन सब में सबसे छोटा कौन होने वाला है, Al ट्रिपल प्लस। तो Al ट्रिपल प्लस सबसे छोटा, इससे बड़ा कौन हुआ Al2 प्लस, इससे बड़ा कौन हुआ Al प्लस, और इससे भी बड़ा कौन हुआ Al। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज। तो जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा उतना साइज छोटा होगा, बस इस बात को समझ करके रखोगे तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आएगा आसानी से डील कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो ये बात हुआ कैटायनिक रेडियस का। वही यदि हम लोग एनायन के लिए बात करें तो उसमें क्या होता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो देखे थे हम लोग कि उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नेगेटिव चार्ज आने के चलते घट जाता है। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज आएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, घटेगा। जैसे एग्जाम्पल क्लोरीन लिया जाए Cl माइनस, यहाँ Z17 शील्डिंग कांस्टेंट, इसका आता है 10.90, इसका आता है 11.25। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल लो, इसका आएगा 6.10, इसका आएगा 5.75। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे सेम ही रहेगा, थोड़ा सा अंतर हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने के चलते, 2 8 और 7, 2 8 और 8, लेकिन नंबर ऑफ सेल एग्जैक्टली सेम रहेगा। 3 सेल यहाँ भी है, 3 सेल यहाँ भी है, और रेडियस यहाँ 0.99 और यहाँ तो ऑलमोस्ट 2 गुना हो जाता है 1.84 ऐसे। तो इसमें क्या माजरा है, क्यों ऐसा हुआ, तो देखो यहाँ Cl है, ये वाला कन्फिग्रेशन है, 2 8 और 7 3 सेल है ऐसे ऐसे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 8 और लास्ट वाला में 7 ऐसे करके। और वही जब Cl माइनस का लिखोगे तो इसका 2 8 और 8 सेल सेम है, 1 2 3 1 2 3, बस इलेक्ट्रॉन लास्ट में 8 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने के चलते इसका साइज जो है सो बढ़ेगा, 1 2 फिर इसमें 8 और इसमें भी 8। क्यों ऐसा हुआ, जब नंबर ऑफ सेल सेम था, दोनों में 3 सेल है, तो फिर साइज इतना बड़ा क्यों हुआ। इतना बड़ा मतलब देख रहे हैं हम लोग कि लगभग 2 गुना हो जा रहा है साइज। क्या वजह है इसका, कैटायन वाला को तो समझना आसान था कि वहाँ इलेक्ट्रॉन हटने से नंबर ऑफ सेल ही कम हो जाता है, और फिर दूसरा वजह था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। यहाँ नंबर ऑफ सेल सेम है तो सेल के आधार पे आप कंपैरिजन करने से रहे, तो अब केवल बच रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऐसा। तो इसके आधार पे एक्सप्लेन करोगे तो बड़ा आसान सा एक्सप्लेनेशन होगा कि क्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है इसका, तो यहाँ से ज़्यादा चार्ज निकलेगा, मतलब ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा इसके तरफ।
लेकिन वही इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, मतलब यहाँ से कम चार्ज निकल रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर कम अट्रैक्ट होगा। अब इधर कम अट्रैक्ट क्यों होगा, तो दूसरा वजह ये भी है कि अब चूंकि इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया तो वो बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन थोड़ा बढ़ जाएगा। अब न्यूक्लियस तो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन इसके तरफ अट्रैक्ट हो, लेकिन जो नया इलेक्ट्रॉन आया उसके चलते इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन भी बढ़ेगा तो उसको रिपेल करके दूर कर देगा, जबकि न्यूक्लियस उसको अपने पास करेगा। तो ओवरऑल क्या होगा कि इसका अट्रैक्शन कम हो जाएगा, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वह डिक्रीज कर जाएगा। और यही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होने के चलते इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ कम अट्रैक्ट होगा तो साइज थोड़ा एक्सपैंड कर जाएगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा था तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, तो इस केस में जो है इसका साइज छोटा रह गया। तो किसी भी एनायन, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एन एनायन ऑलवेज हैज लार्जर साइज देन इट्स पेरेंट एटम। उल्टा हो गया ना, कैटायन में था कि उसमें कैटायन का साइज पेरेंट एटम से छोटा होता था और इसमें एनायन का साइज पेरेंट एटम से बड़ा होगा। और बड़ा होने के पीछे क्या वजह बताया गया, तो जब भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ता है और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटने का मतलब हुआ कि अट्रैक्शन कम, रिपल्सन ज़्यादा, तो उस केस में वह एक्सपैंड कर जाएगा, थोड़ा सा फैल जाएगा, और फैल जाएगा मतलब उसका साइज़ क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब इसमें भी फिर वही कहानी रहेगा कि जितना ज़्यादा माइनस उतना बड़ा साइज, जैसे n माइनस n2 माइनस n3 माइनस और एक दे दे n+, और पूछे कि बताओ इनमें से किसका साइज सबसे ज़्यादा या किसका साइज सबसे छोटा। एटम भी है, उसी का कैटायन भी दिया हुआ है और उसी का क्या दिया हुआ है, एनायन भी दिया हुआ है। तो अभी जैसा देखें कि कैटायन है तो साइज छोटा, एनायन है तो साइज बड़ा, तो बीच में ही हो जाएगा नाइट्रोजन का एटम। कैटायन का साइज इससे छोटा पहले रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो, और एनायन का बड़ा। अब एनायन में फिर जितना ज़्यादा माइनस है उतना बड़ा, क्योंकि जितना ज़्यादा माइनस रहेगा उतना ज़्यादा रिपल्सन होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना घटेगा। तो रिपल्सन का बढ़ना और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का घटना, ये दोनों का मतलब हुआ कि वह एक्सपैंड करेगा, फैलेगा। तो n से बड़ा होगा n-, इससे बड़ा होगा n∏- और इससे बड़ा होगा n�ट्रिपल-। तो यह हो गया साइज का वेरिएशन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो। पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो साइज घटेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो साइज बढ़ेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ यह जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हुआ वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ नेगेटिव चार्ज का, और एटॉमिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। तो जब ये दोनों को मिलाओगे तो यहाँ से एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नेगेटिव चार्ज का। नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। तो ये दोनों बढ़ने से बढ़ रहा है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऐसा। तो इन रिजल्ट्स को, इन कंक्लूजन्स को आप ध्यान में रखोगे। तो यह था कैटायन और एनायन का रेडियस, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखोगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो है इसके आगे प्रोसीड करेंगे। धन्यवाद।